केमिस्ट्री के साथ काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो चलिए आज हम एक लंबे गैपिंग के बाद फिर केमिस्ट्री पर बात करते हैं। और केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज है, इस नाते हमें आज का क्लास लेने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्चुअली ये है क्या, पीरियाडिक टेबल। जो पीरियाडिक टेबल आपको क्लास 9, 10 से लेकर अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी लाइफ इसको डिस्कशन करना है। और यही कह लीजिए कि हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर हम आज के टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं। टॉपिक हमारा है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मीन्स क्या है कि मीन्स एलिमेंट्स को पीरियाडिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करें। जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान होता है तो उनको एक व्यवस्था चाहिए, किसी न किसी व्यवस्था के आधार पर हम उनको सही ढंग से रख सकते हैं। कब सामान की हमें सुबह में ज़रूरत है, दोपहर में ज़रूरत है, शाम को ज़रूरत है, एक सिस्टम बना लेते हैं। और जब हमारी ज़रूरत हो तो हमारे सामान मिल जाए, यही तो हमारा मीन्स है। तो ऐसे ही जो सब्सटेंस हैं वो सब्सटेंस मेनली डिस्कस किया जाए तो किससे बना है? एलिमेंट से बना है। और एलिमेंट मीन्स ये होता है कि लाइक एज ए टीनियस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। टीनियस पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इस नाते कह रहे हैं वह किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को जहां आप कल्पना करते हो वहां हमें एलिमेंट जरूर पढ़ना होगा। अब वहां पर एलिमेंट के बाद फिर एटम और उसके अलावा मॉलिक्यूल्स, वो पुरानी थ्योरीज तो बहुत सारी चलती रहती हैं। उसके विषय में बहुत सारी रिसेंट रिसर्च आ गई हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में वहाँ अभी जाने के मूड में नहीं हैं। अभी हमें मेन टारगेट क्या है कि एक्चुअली पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बताने की। तो यहाँ पर जो हमने टॉपिक लिया है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से कोशिश किया है बताने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेफरेंसिव पार्ट्स है। रेफरेंसिव पार्ट्स का मतलब जैसे कोई नया आगंतुक होता है तो हम उसका परिचय कराते हैं, भाई ये हमारे रिलेशन में है, इनकी क्या भूमिका है, क्या वर्कआउट करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं और उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट पर आज हमें डिस्कशन करना है। फिर आगे इसके और आगे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। पहला लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जितने भी पदार्थ की कल्पना हम करते हैं इन द यूनिवर्स वो सभी किससे बने हैं? एलिमेंट से बने हैं। और एलिमेंट उसकी सबसे सरलतम या छोटी इकाई है। फिर इसके बाद हम कहते हैं एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स। इस समय वर्तमान में जो पीरियाडिक स्टेटस देखा जाए तो 118 तत्वों की खोज हो सकती है। 118 एलिमेंट्स की खोज प्रॉपरली हो चुकी है, जिस पर 112 पर तो एक्सपेरिमेंट भी करके वेरीफाई कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी कुछ संशय लोगों में चल रही है, जिसके कारण आपके पीरियाडिक टेबल में 105 तक का रिमार्क दिया गया है। 105 से अदर्स की रिमार्क अभी नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि उस पर लोगों में आपसी कुछ विचार विमर्श है, एक दूसरे से बातों से संतुष्ट नहीं है। इस नाते हम पूरे 118 तत्वों की बात यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम छोड़िए उसको 105 ही तत्व मानिए। तो 105 तत्व जो हैं उनको कैसे स्टडी करें कि भाई 105 तत्व को अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक बार रीडिंग करना हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे छोटे बच्चे जाते हैं छोटी क्लासों में, उनको कहा जाता है पहले आप नंबर लिखो, तो उनको कुछ देर लाइन वगैरह में खेल खेल करके पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, बाद में उनको लिखने का अभ्यास करा दिया जाता है। जब वही बच्चा ग्रेजुएशन में पहुंचता है, 10th या 10+2 स्टैंडर्ड में पहुंचता है, तब वो सोचता है भाई नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्यों लाया गया, होल नंबर कैसे बना, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करता है। लेकिन वो LKG और UKG क्लास में ये जानता ही नहीं कि क्या है। बस वो ये इतना जानता है कि भाई उसको क्या दिया गया, नंबर रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, कोई रट रहा है, उसका क्या मीनिंग है उससे कोई लेना देना नहीं। तो सेम कंडीशंस में ये हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी पदार्थ इस संसार में हैं, इस यूनिवर्स में हैं, वो कहीं ना कहीं एलिमेंट से बने हैं। और वो एलिमेंट भी कहीं अलग से नहीं है, इसी पृथ्वी से है जो धरती माता को रत्नगर्भा कहा जाता है, यहीं से वो लिए गए हैं। अब उनको कैसे सपोर्ट करके एक दूसरे से सब्सटेंस के रूप में चेंज कर दिया गया, उनके नेचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनके अलग अलग नाम हमने दे दिया। तो उन्हीं पर आज हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ कह रहे हैं एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन।
वर्तमान में हमें 118 तत्वों की सूची मिल चुकी है, जिसमें 112 पर वेरिफिकेशन भी आ गया है। शेष 6 तत्वों पर पूर्णतया लोग लगे हुए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में वो भी आ जाएंगे। फिर भी 112 को भी अभी छोड़ दीजिए, 105 की बात करते हैं। अब 105 तत्वों को मान लीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग आपने हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिए, तो कहने का मतलब 1 से लेकर 105 तक के तत्वों को कविता बना के तो हम रट नहीं पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि उनके कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको कहीं ना कहीं स्टेप बाय डिवाइड कर करके हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मॉडल क्या होगा, कौन सा मॉडल हमारा परफॉर्म कर रहा है, उसी के माध्यम से लोग आगे स्टडी कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो फिर अगला पॉइंट क्या रहे हैं, आउट ऑफ दीज, मतलब जो 118 तत्व हैं, तो आउट ऑफ दीज 98 आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब प्राकृतिक रूप से 98 तत्व पाए जाते हैं। अब आप 105 की बात कर रहे हैं, तो 105 में से 98 माइनस कर दीजिए, तब भी 7 तत्व ऐसे हुए कि जिनको सामान्य तौर पर आर्टिफिशियल, मतलब कि आधुनिक पद्धति से बताया गया, उनकी पहचान की गई, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया गया। तो इस तरह से जो 118 का संख्या हमारे लिए है, वह 118 संख्या मतलब कि 118 तत्वों को याद करना, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना, कौन किससे को रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें जानना थोड़ा सा एक मुश्किल काम था। उस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए ही पीरियाडिक टेबल बनाया गया। पीरियाडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिस्टम, मतलब कि प्रॉपर सिस्टम से हम उन सभी एलिमेंट्स को रख करके पढ़ सकें। अगला पॉइंट क्या रहा है, इन ऑर्डर टू स्टडी, पढ़ने के तौर पर कि कैसे हम उसका अध्ययन करें। इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, इन सभी तत्वों की प्रॉपर्टीज सेपरेटली, अलग अलग हम जानना चाहें कि भाई सोडियम क्या रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन का क्या रिएक्शन है, इससे हम कोई नया सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं, किससे किससे रिएक्शन कर सकते हैं, तो इन सब के विषय में हमें इनकी विशेषताएं जानना जरूरी होगा। साइंटिस्ट्स फेल्ट द नेसेसिटी, साइंटिस्ट्स मतलब वैज्ञानिक लोग, फेल्ट द नेसेसिटी मतलब कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं पर विचार करते हैं और वो अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ एक सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, कुछ नई चीज़ उनको देनी चाहिए। नई चीज़ देने का मतलब क्या होता है कि अपने फाउंडेशन पर बार बार लोकेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इसमें नया और क्या किया जा सकता है, नया क्या किया जा सकता है, और उस नया करने के फिराक में वो एक के बाद एक नया अनुसंधान करते रहते हैं। यहीं पर ये बात की गई, साइंटिस्ट फेल्ट द नेसेसिटी टू ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन तत्वों का एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 105 तत्वों को हमें पढ़ना है तो हम एक तो ये कह सकते हैं 21 बचे 105 कर दीजिए, एक ग्रुप में 21 बना दीजिए, तो ऐसे 21 का ग्रुप बना दीजिए। लेकिन क्या वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज अगले ग्रुप से मिल रही हैं? फिर दूसरा कह सकता है नहीं 10-10 का बना दीजिए, 10 ग्रुप बन जाएगा, लास्ट वाले में 5 का देंगे कि अभी वेटिंग कीजिए, फिर और जो तत्व आएंगे उनको लेकर के हम आगे बना देंगे। तो कहने का मतलब सबकी अलग अलग अपनी अवधारणाएं होती हैं, लेकिन सुपीरियरिटी उनको जब आपका नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, नेशनल कांग्रेस का मतलब समझ रहे होंगे साइंस सेमिनार होता है, तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा उस मीटिंग का नाम दिया गया साइंस कांग्रेस। साइंस कांग्रेस का मतलब पहले आप जानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट काफ़ी दिनों तक आपके भारत पर राज की है, तो हर शब्दों में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का भी सिंबल ही यूज़ कर दिया करते थे। तो एक्चुअली पूरे साल में एक बार ऐसी कोई ना कोई मीट जरूर होती है, सेमिनार होता है, और वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने प्रख्यात साइंटिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है, कुछ गेस्ट मेंबर के द्वारा बुलाया गया। और ऑल ओवर इंडिया का सेमिनार है तो ऑल ओवर इंडिया के साइंटिस्ट आएंगे। वर्ल्ड लेवल पर है तो वर्ल्ड लेवल पर पूरे संसार के वैज्ञानिकों को बुलाया जाएगा। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट बुलाए जाएंगे, फिजिक्स का है तो फिजिक्स बुलाए जाएंगे, मतलब अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को बुला करके और उनसे राय ली जाती है कि भाई आपने कोई नई थ्योरी इस्टेब्लिश की है, तो नई थ्योरी अगर इस्टेब्लिश की है तो उसकी पूर्ववत सूचना भी देनी पड़ती है, और उस साइंस कांग्रेस के माध्यम से हम उसको अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट करने का मतलब कि उस व्यक्ति विशेष का लेक्चर होता है, सब लोग सुनते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, अगर वो थ्योरी सर्वमान्य होती है, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज राइट, तो वह आगे चल करके साइंस के सिलेबस में आ जाता है एक नए अध्याय के रूप में।
नई व्यवस्था के रूप में। और ये चीज़ें जो होती हैं पहले अपर क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाई जाती हैं, रिसर्च में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से, मतलब एक के बाद एक क्षणित होने लगती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जब वो 2-4 साल सिलेबस में चला तो फिर उसको क्या किए, ग्रेजुएशन में डाल दिए। अब ग्रेजुएशन में 2-4-5 साल पढ़ाया जाएगा, फिर उसको 10+2 स्टैंडर्ड में ले आए, 10+2 स्टैंडर्ड में आया, फिर 10th स्टैंडर्ड में, मतलब कि अपर क्लास से लोअर क्लास में धीरे धीरे वो एडवांस थ्योरीज को लाया जाता है। यही मेन उस साइंस कांग्रेस का मीनिंग होता है। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने देश या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी नए नए खोजों का लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों का नॉलेज बढ़ाते हैं और नई वस्तुओं के विषय में हम अग्रणी होकर के काम करना सीख जाते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट फेल्ट द नेसेसिटी टू ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर, मतलब लोगों ने कहा कि क्यों ना इसका एक ग्रुप बना लिया जाए और उस ग्रुप के माध्यम से हम एक दूसरे के नॉलेज को अपडेट करते रहें। सो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड। अब सभी एलिमेंट्स जो थे, लोगों की अपनी अपनी व्यवस्था चलने लगी। किसी ने कहा भाई 10-10 का ग्रुप बना लीजिए, किसी ने कहा 21 का ग्रुप बना लीजिए, किसी ने कुछ कहा। तो कहने का मतलब सब लोगों के अपने अपने विचार आने लगे। सो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स, उनके कुछ समूह बना दिए गए। इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो आप जानते ही हैं कि किसी भी समूह का निर्माण करना हो तो भाई समूह के जितने भी सदस्य होंगे उनकी एक जैसा गुण होना चाहिए, एक जैसा विचार होना चाहिए, एक जैसी व्यवस्था में वो चलेंगे। तो हम उनका उदाहरण दूसरे को भी दे करके उनकी बात को रख सकते हैं, एक आइडियल पर्सनालिटी के रूप में लाते हैं सामने। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के माध्यम से अगले ग्रुप से टैली करते हैं और इसमें कोई ना कोई एक रिलेशंस हमारे सामने आ जाता है, जिसके माध्यम से हम सरलतापूर्वक पीरियाडिक टेबल के 105 नहीं 118 तत्वों का भी अध्ययन कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और उसको हम उसी बेस में डाटा सेंड कर लेते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में डाटा के लिए सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर मीन, मोड, मेडन, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, इसी नाते पढ़ाई जाती हैं कि एक्चुअली हम एक लार्जेस्ट डेटा को स्मॉलेस्ट प्रोसेस के माध्यम से और जब हमारी ज़रूरत हो तो हम उसको ला सकें और उनका प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स, जो पूर्व की प्रयास थे, पहले के उनकी व्यवस्थाएं थी, हैव बीन मेड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग देन नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लोगों ने शुरू में सुझाव दिया कि भाई क्यों ना जितने एलिमेंट्स हैं उनको 2 ग्रुप में बांट दिया जाए। सॉरी, कहने का मतलब कि जो हमारे पास 98 एलिमेंट्स की बात आई, नेचुरली रिसोर्स से हम पहले पा गए, उनको एक आ गया कि भाई मेटल और नॉन मेटल 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाए। अब उसमें मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करें। इससे पहले आपको चैप्टर में हमने मेटल नॉन मेटल का वीडियो बना ही दिया है, तो आप वहाँ से भी क्वेरी कर सकते हैं। और सामान्य तौर पर आप ये देख सकते हैं, कहने का मतलब कि जो मेटल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उस प्रॉपर्टीज़ को कोई एलिमेंट फॉलो कर रहा है तो मेटल्स कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन मेटल्स कहलाएगा। उसके लिए वैलेंसी थ्योरी भी आती है, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसको आप पहले से भी सुने भी होंगे और धीरे धीरे उनके विषय में हम लोग डिस्कशन भी करते रहेंगे। तो इस तरह से जब कोई भी एलिमेंट लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको लूज करता है तो +1 चार्ज हो जाता है, जिसके कारण वो मेटल हो जाता है। और जब वो दूसरे के एटम्स को, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना माइनस चार्ज हो जाता है, जिसके कारण नॉन मेटल हो जाता है। एक बेसिक थ्योरी हम आपको बताए, इसके माध्यम से हम प्रयास किया गया, हमने क्या पूर्ववत लोगों ने प्रयास किया कि हम इसको मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरीज में अलग कर सकते हैं। तो मेटल वाली लिस्ट पढ़ेंगे, कहेंगे भाई ये सभी एलिमेंट्स मेटल हैं, इनको इस ग्रुप में पढ़ा जाए। नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में। लेकिन शर्त उनकी क्या है, इस ग्रुप को बनाने के लिए भी उनकी प्रॉपर्टीज सेम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेटल वाली लिस्ट को रखें और उसका एलिमेंट कह रहे हैं नहीं हम नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो अर्लीस्ट थिंकिंग थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, उसी में से एक केमिस्ट लोवेनियर आए। लोवेनियर शोड दैट
वन द थ्री एलिमेंट्स इन ए ट्रायड। उन्होंने कहा कि हम एक व्यवस्था बताते हैं जिसमें तीन एलिमेंट को एक साथ रख करके त्रिसूत्र बना दिया जाए या त्रि तत्व बना दिया जाए, थ्री एलिमेंट्स, जिसको उन्होंने ट्रायड के रूप में कहा। वेयर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उनको एटॉमिक मासेस यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो उन्होंने सीधे कहा कि अगर तीन का एक समूह बना दिया जाए तीन तत्वों का, तो पहले और तीसरे तत्व का जो एटॉमिक मास होगा या परमाणु भार होगा उसका एवरेज माने दोनों के परमाणु भार को जोड़ लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बीच वाला तत्व जो है दूसरे स्थान पर रहने वाला तत्व, उसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। ये उनकी संकल्पना थी। उसके इन्होंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए कि दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तीन तत्वों को लिया। लिथियम का परमाणु भार 7 है, पोटेशियम का 39 है। 39 और 7 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9 7 16 46 हो जाएगा। और 46 का एवरेज मतलब 2 से भाग दिया जाए क्योंकि दो तत्वों के परमाणु भार जोड़े गए हैं। तो 46 को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये 23 आ जाता है। और ये 23 किसका परमाणु भार है, सोडियम का है। तो पहला ट्रायड तो उनका सफल हो गया। इसी तरह से दूसरे की बात की जाए, क्लोरीन को लिया गया। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है। और उसके बाद क्या है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आयोडीन का 127 है। तो 127 में 35.5 जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 81.25, 81.25। और जबकि बीच में जो ब्रोमीन है उसका परमाणु भार कितना है, 80 है। तो 80 है और ये कहाँ 1.25 से डिफर डाटा जा रहा है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने कहा कि लमसम ऐसा हो सकता है, रफली उसी ने यूज़ किया। तो भाई रफली ठीक है, एक दो केस में हम मान सकते हैं, लेकिन सब केस में रफली ही मानेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को हमारे सिद्धांत पर विश्वास नहीं होगा और हमारे विचारों से पूर्णतया वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सेम कंडीशन में तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कहा कैल्शियम Sr जो है यहाँ पर सामान्य तौर पर Sr और Va तीन तत्वों को ले लिया इन्होंने। अब यहाँ पर कहा कि कैल्शियम हमारा क्या है 40 है और Va बैरियम है, तो बैरियम हमारा 137 है। दोनों को जोड़ के एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो 88.5 आता है, जबकि Sr का एटॉमिक मास कितना है 88 ही है। तो यहाँ भी 0.5 का डिफरेंस हो गया। तो इस नाते यहाँ पर डोबेनियर का सिद्धांत भी फॉलो नहीं किया गया, लोग पूर्णतया इससे संतुष्ट नहीं हुए। आगे फिर क्या कहते हैं, इवन इन दीज डेज, इन दिनों दीज एलिमेंट्स रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज। और सामान्य तौर पर एक कहा दिया गया कि ये ट्राइड्स जो दिया गया या त्रि तत्वों का समूह जो दिया गया, ये त्रि तत्वों के समूह में कुछ गुण मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ मिलने की चांसेज हैं। इस नाते ये व्यवस्था चल सकती है, लेकिन इनको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। डाइजेस्ट ना कर पाने का मतलब कि मैक्सिमम केमिस्ट इनसे संतुष्ट नहीं हो पाए। तो आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 4, ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्राइड्स। और इसके साथ साथ अन्य तत्वों का जो हमें ज्ञान हुआ उनमें से हमने ट्राइड के तौर पर या बढ़ते एटॉमिक मास के क्रम में उनको रखा गया, लेकिन ये ट्राइड्स वाली थ्योरी फेल कर गई। मीन्स कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार था उसका एवरेज वैल्यू दूसरे से बहुत कम मिल पा रहा था, और मिल भी रहा था तो नियरेस्ट वैल्यू मिल रही थी। कहने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा था, जैसे आपको पहले एग्जाम्पल्स में मिल गया। सेम कंडीशंस में फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं, इन 1866 उसी के बाद फिर 1866 में जॉन न्यूलैंड्स नाम के एक केमिस्ट आए जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज के रहने वाले थे। अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने भी कहा कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा जाए, अर्थात परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा जाए। एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट, कि जो 7 तत्वों को रखने के बाद 8वां तत्व आएगा वह 8वां तत्व पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों से मैच करेगा। ये न्यूलैंड की विशेषता थी। उन्होंने ये प्लान बताया कि कंपेयर
विथ म्यूजिक, उसको उन्होंने म्यूजिक से कंपेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है आर्य सभ्यता थी। हमारे यहाँ महापुरुषों को आर्य के तौर पर संबोधित किया जाता था। तो सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ वेदों की रचना हुई उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें जो एक सामवेद है, सामवेद हमारा सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें सामान्य तौर पर संगीत के विषय में चर्चा की गई। और उस समय हमारे प्राचीन काल में देखा जाए, जो भारत का सामान्य तौर पर गोल्डन टाइम माना जाता है, उस समय संगीत और संस्कृति दोनों टॉप पर थी। संगीत के देवता के रूप में या गुरु के रूप में महर्षि नारद को माना जाता है, अर्थात नारद के माध्यम से, जो नारद की सारंगी थी उनके माध्यम से जो वर्ण निकलते थे, उनके माध्यम से एक आ गया कि ये वर्ण वही हैं जो बेसिक स्टेप ऑफ म्यूजिक हैं, और उनको नाम दिया गया सा रे गा मा पा धा नी। बात समझ रहे हैं? तो जो म्यूजिक के छात्र होंगे वो तो अच्छी तरह से जान गए होंगे। जो म्यूजिक नहीं जान रहे हैं तो बेसिकली वो जान के चलें कि सामान्य तौर पर जब कोई राग बनाई जाती है, कोई सुर बनाया जाता है, कैसे शब्दों को लयबद्ध किया जाए जो संगीत के रूप में सुनने में अच्छे ढंग से हमें समझ में आवे। तो उसके लिए स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना होता है? धुन बनाने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर इन्होंने न्यूलैंड ने कहा। पहला शब्द जो है सा रे गा मा पा धा नी, 7 वर्णों को इन्होंने बताया कि यह 7 वर्ण के बाद जो 8वां तत्व आएगा, वह 8वां तत्व किसके समकक्ष होगा? सा के होगा। मतलब कि 8वां तत्व जो पहले तत्व का होगा उसके समकक्ष होगा, उसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, ऐसा उनका मानना था। एंड इन द बेस्ट वे, और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है, यूज द नोटेशंस, मतलब कि उनको हम नोटेशंस में यूज कर सकते हैं, दो रे मी फा सो ला टी, और इस तरह से उन्होंने एक मॉडल दिया कि कैसे हम तत्वों को रखें, और उन तत्वों को रखने के बाद फिर हम जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को टाई अप किए कि पहले एलिमेंट्स की तुलना 8वें एलिमेंट से करें। तो वहाँ पर कुछ हद तक तो अष्टक सिद्धांत इनका सही रहा, लेकिन आगे चल करके ये भी फेल्योर कर गया। तो यहाँ पर न्यूलैंड भी फेल कर गई। न्यूलैंड की फेल्योर होने का एक प्रमुख कारण जो वही पहले डोमिनियर का था कि उन्होंने ट्राइड सिद्धांत दिया, वो भी आगे चल करके फेल कर गए। और दोनों की विशेषता क्या थी कि दोनों एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेते हैं, एटॉमिक नंबर पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये जितने भी केमिस्ट आए सब एक के बाद एक फेल करते गए। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसके कारण हम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक का नियम कहते हैं। कहने का मतलब कि ऑकलैंड का क्या नियम था? अष्टक नियम था, जिसमें 8 तत्वों का समूह बनाया गया, जिसमें 7 आपके प्रेजेंट होते हैं और 8वां तत्व जो होता है वो पहले से टाई अप कर जाता है। उसके एग्जाम्पल्स में इन्होंने दिया, कहा कि पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका सबसे कम एटॉमिक मास भी है। तो एटॉमिक मास उसका कम होने के नाते पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ तक 7 तत्वों को हमने लिया। और 8वें स्थान पर हमारा क्या आता है? फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन की भी वैलेंसी देखा जाए तो -1 होती है। हाइड्रोजन का यहाँ प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल होने का कई रीजन है। इसकी द्वैती प्रकृति होती है, ये नॉन मेटल्स हैलोजेंस ग्रुप से भी बिलोंग करता है। पहले स्थान पर होने का एक रीजन है कि इसका सबसे कम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम कोई भी सीढ़ी लगा रहे हैं तो पहली सीढ़ी हमें लगानी पड़ेगी, काउंटिंग कर रहे हैं तो पहला नंबर हमें लिखना पड़ेगा। इस नाते हमारी मजबूरी थी कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन को लिया गया और उसकी तुलना फ्लोरीन से की गई। मैक्सिमम दोनों हाइड्रोजन्स के गुण मिल रहे हैं, जो 7वें वर्ग में रखा गया है। आगे उस पर हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। फिर अगला का सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और इसके बाद फिर 16वें स्थान पर कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। क्लोरीन भी एक हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, हाइड्रोजन भी हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्होंने अष्टक नियम को काफ़ी कुछ प्रभावी ढंग से बताने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में इनकी लिमिटेशंस भी फेल कर गई और एटलीस्ट ये मानना पड़ा कि अभी पीरियाडिक सिस्टम ऑफ टेबल जो है वो वेल प्रिपेयर नहीं है। और इन सभी केमिस्टों की एक सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी कि सब एटॉमिक वेट को लेकर के चल रहे थे। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जिसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
तो वही सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी, जिसके कारण ये सब एक के बाद एक धराशायी होते जाते हैं। आगे फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव की अवधारणा। तो मेंडलीव भी ये गलती करते हैं, लेकिन मेंडलीव कुछ हद तक स्थान देने में सफल हो जाते हैं, रशियन साइंटिस्ट थे। लेकिन फिर लास्ट में जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आता है, वो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ही एटॉमिक नंबर को लेता है, और वही व्यवस्था आज भी चल रही है। उसके आधार पर हम आगे का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।